से मिलती है तो कई बार टोन्स में यमुना से भी ज्यादा पानी होता है। अरे, मतलब सहायक नदी मुख्य नदी से बड़ी हो जाती है। हाँ, यानी सहायक नदी मुख्य नदी से भी ज्यादा विशाल रूप लिए होती है। ये तथ्य मुख्य परीक्षा में नदी प्रणालियों की गतिशीलता पर उत्तर लिखते समय बहुत प्रभावशाली साबित हो सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है। चलिए अब उस नदी की गहराई में चलते हैं जो अपने आप में एक अलग ही भौगोलिक दुनिया है, चंबल नदी। हाँ, चंबल बहुत ही खास है। नोट्स के मुताबिक ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी अपनी भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे बनास, काली सिंध और पार्वती। बिल्कुल। लेकिन चंबल जिस चीज के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात या कह लें विख्यात है, वो डाकू नहीं है। नहीं, वो उसका अजीबोगरीब भूगोल है। एकदम सही। मेरे सामने इन बीहड़ों की कुछ तस्वीरें हैं और ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता है। मिट्टी से बनी एक विशाल ऊबड़ खाबड़ प्राकृतिक भूल भुलैया। तो हमारा अगला क्विज प्रश्न यही है, चंबल नदी किस भू आकृति के लिए जानी जाती है? और उत्तर है बीहड़। हाँ, इन स्टडी गाइड्स में इसे बैडलैंड टोपोग्राफी या रवाइन्स भी कहा गया है। देखिए, इस बैडलैंड टोपोग्राफी को समझना सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीहड़ सिर्फ एक भौगोलिक आकृति नहीं है, वे एक बहुत बड़ी पर्यावरण और कृषि आपदा का परिणाम है। लेकिन ये बनते कैसे हैं? मेरा मतलब है, आमतौर पर नदियां तो सपाट मैदान बनाती है जहां खेती होती है। फिर चंबल ने ये 30-30 मीटर गहरी खाइयों का जाल कैसे बुन दिया? क्या वहां की मिट्टी में कोई खराबी है? खराबी मिट्टी में नहीं है, खराबी परिस्थितियों के तालमेल में है। मतलब? चंबल नदी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के मैदानी इलाकों से गुजरती है तो वहां जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन बहुत नरम और भुरभुरी भी होती है। अच्छा, नरम मिट्टी। अब इस इलाके में एक समस्या है, पेड़ों और वनस्पतियों की भारी कमी। जब तेज मानसूनी बारिश होती है तो मिट्टी को जकड़कर रखने वाली जड़ें वहां नहीं होती। पानी बहुत तेजी से एक ढलान के साथ बहता है। और क्योंकि मिट्टी नरम है तो पानी उसे आसानी से काट देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इस प्रक्रिया को गुली इरोजन या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। गुली इरोजन। पानी मिट्टी में छोटी छोटी नालियां बनाता है। सदियों से जब ये तेज बहाव लगातार उन्हीं नालियों से गुजरता रहा तो वो नालियां गहरी और चौड़ी खाइयों में बदल गईं। डरावना है। आज वहां 20 से 30 मीटर गहरी खाइयां बन चुकी हैं। इसका नतीजा यह है कि वो पूरी जमीन खेती के लायक नहीं रही। ट्रैक्टर तो दूर, इंसान का वहां चलना मुश्किल है। ये पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट है। यानी प्रकृति ने पानी के तेज धारदार चाकू से मिट्टी को ऐसे कराशा है जैसे कोई अनियंत्रित मूर्तिकार। बिल्कुल। चंबल नदी का बहाव इतना शक्तिशाली और विनाशकारी रहा है कि बाद में इंसानों को उसे नियंत्रित करने के लिए विशाल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ा। नोट्स के इसी हिस्से में चंबल पर बने प्रमुख बांधों का जिक्र है। हाँ, ये बांध बहुत महत्वपूर्ण है। इन बांधों ने नदी के गुस्से को शांत करने का काम किया है। और यहाँ भी क्रम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दी गई है, गन रा जो। देखिए, इन बांधों का क्रम अक्सर उत्तर से दक्षिण या बहाव की दिशा में पूछा जाता है। इस ट्रिक को अगर हम विस्तार दें तो गन से गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, रा से राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है, और ज से जवाहर सागर बांध जो वो भी राजस्थान में ही है। गनराज, गांधी, राणा, जवाहर याद रखने में काफी आसान है। लेकिन इन बांधों ने किया क्या? मतलब क्या ये सिर्फ बिजली बनाने के लिए है? बिजली उत्पादन तो एक पहलू है, लेकिन इनका असली प्रभाव कृषि पर पड़ा है। वो कैसे? ये कास्केडिंग प्रणाली में बने हैं, यानी एक बांध पानी रोकता है फिर उसे दूसरे के लिए छोड़ता है। चंबल का जो इलाका राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है वो मूल रूप से काफी शुष्क है। हाँ, सूखा इलाका है। इन बांधों ने उस अनियंत्रित बाढ़ के पानी को रोककर एक विशाल जलाशय प्रणाली तैयार की। आज इन बांधों से निकली नहरों की वजह से उन इलाकों में सिंचाई संभव हो पाई है जहां पहले खेती सोची भी नहीं जा सकती थी। अरे वाह! ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मानव हस्तक्षेप एक विनाशकारी भौगोलिक चुनौती को संसाधन में बदल सकता है। भूगोल से मानव बस्तियों की ओर आना बहुत स्वाभाविक लगता है, क्योंकि नदियां सिर्फ पानी नहीं ढोती, वे सभ्यताएं बसाती हैं। जहां पानी वहां जीवन। बिल्कुल। इन स्टडी गाइड्स में यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहरों की एक पूरी सूची है जिन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर
और अंत में प्रयागराज। इस सूची में शहरों का भौगोलिक क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षार्थियों को पता होना चाहिए कि कौन सा शहर बहाव में पहले आता है और कौन सा बाद में। सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऊपर के 3 शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा याद रखें और फिर नीचे इटावा और प्रयागराज को मुख्य रूप से याद रखें, क्योंकि वहां महत्वपूर्ण संगम होते हैं। सही कहा। गलती पकड़ने से जो आत्मविश्वास आता है वो रटने से कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल। अब शहरों और मानव बस्तियों से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे समाधान की ओर आते हैं जो इन स्टडी गाइड्स के मेन सेक्शन में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। हम लगातार पानी की कमी और ढलानों की बात कर रहे हैं। हाँ। तो यमुना तंत्र से जुड़ी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजना है जो भारत के भूगोल को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है। केन बेतवा लिंक परियोजना। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं है, ये भारत के जल प्रबंधन के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, यानी रिवर इंटरलिंकिंग। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जन्म एक बहुत ही गंभीर भौगोलिक समस्या को हल करने के लिए हुआ है, बुंदेलखंड का सूखा। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ है। हम अक्सर वहां के सूखे और किसानों की समस्याओं की खबरें पढ़ते ही हैं। तो ये नदियां इस समस्या को कैसे हल करेंगी? देखिए, बुंदेलखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि वहां कठोर चट्टानें हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी जमीन के नीचे नहीं रिस पाता। मतलब भूजल स्तर बहुत नीचे है। बिल्कुल। अब अगर हम यमुना की इन 2 सहायक नदियों को देखें, केन और बेतवा, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि केन नदी के बेसिन में मानसून के दौरान जरूरत से ज्यादा पानी होता है, जो अक्सर बिना इस्तेमाल हुए बह जाता है। और दूसरी तरफ बेतवा नदी का जो बेसिन है वो भयानक पानी की कमी से जूझता है। तो विचार ये आया कि क्यों ना एक 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर केन के इस अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब एक नदी का पानी उधार लेकर दूसरी प्यासी नदी को दे देना। हाँ, बिल्कुल यही। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसका इंजीनियरिंग स्केल उतना ही विशाल होगा। अच्छा, इन नोट्स में एक और जरूरी तथ्य है जो अक्सर प्रीलिम्स में टकरा जाता है। ये दोनों नदियां यमुना में मिलती कहाँ है? ये एक बहुत अच्छा क्विज प्रश्न है। हाँ, तो जानकारी के लिए बता दूं कि बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश में भोपाल के पास से निकलती है, वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना में मिल जाती है। और दूसरी तरफ केन नदी है जो कैमूर की पहाड़ियों से अपनी यात्रा शुरू करती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है। बांदा में? हाँ। और जब इन दोनों को इस लिंक नहर के जरिए जोड़ा जाएगा तो ये सिर्फ पानी का ट्रांसफर नहीं होगा, ये उस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक संजीवनी नेटवर्क तैयार करेगा। क्या क्या फायदे होंगे इसके? इससे लाखों हेक्टेयर सूखी जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा, पीने के पानी का संकट दूर होगा और वहां पनपने वाली गरीबी और पलायन की समस्या पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। ये सच में इंसान द्वारा प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने का एक असाधारण प्रयास है। बिल्कुल है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे सामने जो ये स्टडी गाइड्स का बंडल रखा है, ये सिर्फ रटने वाले तथ्यों की कोई नीरस सूची नहीं है। हाँ, ये एक पूरी कहानी है। बंदरपूंछ के 6387 मीटर ऊंचे ठंडे ग्लेशियर से शुरू होकर प्रयागराज के पवित्र संगम तक का सफर, चंबल के उन खूंखार और जटिल बीहड़ों से लेकर केन बेतवा लिंक के आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार तक, यमुना नदी तंत्र एक पूरी भौगोलिक और मानवीय कहानी है।